हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल आपको पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे और आज आपको दूसरा चैप्टर आय व्यय और बचत, इस चैप्टर का नाम है आय व्यय और बचत। इस पाठ में आपको बताया जाएगा कि आय क्या होती है, व्यय क्या होता है और आय व्यय को संतुलित करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम बचत किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आय क्या होती है। बच्चों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो भी व्यय करते हैं वो पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब आय क्या होती है, पारिवारिक आय क्या होती है। हम जिस भी विधि द्वारा, चाहे वो मजदूरी करके, चाहे वो नौकरी करके धन प्राप्त करते हैं, कृषि करके, पशुपालन करके, जो भी काम करके हम धन प्राप्त करते हैं वो पारिवारिक आय कहलाती है। यानी पारिवारिक आय वह धन है जो हम अपने श्रम द्वारा अर्जित करते हैं और पारिवारिक आय की आवश्यकता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारिवारिक आय को उन्नत बनाने के लिए लगातार श्रम करते रहते हैं। पारिवारिक आय हमारे कृषि पर, वेतन पर और व्यवसाय पर निर्भर करती है। अब पारिवारिक व्यय क्या होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो धन खर्च करते हैं वो पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब सभी का व्यय समान नहीं होता, सभी व्यक्तियों का व्यय समान नहीं होता, परिवार में ही सबका व्यय समान नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति घर में एक जैसा ना तो भोजन करते हैं, ना कपड़े पहनते हैं और ना ही सबका स्वास्थ्य एक जैसा रहता है। तो सभी का जो व्यय होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार सबकी आय भी समान नहीं होती है। परिवार में सभी की आय भिन्न भिन्न होती है। तो लेकिन परिवार की हम सभी व्यक्तियों का व्यय जोड़कर जो खर्च आता है वही पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी हम कैसे अपने खर्चों को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। तो पहला स्रोत है मासिक वेतन। बच्चों, जो लोग वेतन भोगी हैं, जो नौकरी करते हैं, उन्हें आय प्रति माह मिलती है और ये हमारी पारिवारिक आय का एक हिस्सा है। दूसरा है मजदूरी। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करके धन प्राप्त करते हैं वो मजदूरी के अंतर्गत आता है और ये भी पारिवारिक आय का ही एक अंग है। व्यावसायिक आय, यानी जो लोग व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ लोग उद्योग धंधे करते हैं। उससे जो आय यानी जो धन प्राप्त होता है वो भी पारिवारिक आय ही है। पेंशन से प्राप्त आय। जो लोग वेतन भोगी हैं, जो लोग नौकरी करते हैं और नौकरी से उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, तो सेवा समाप्ति के पश्चात उन्हें आय के रूप में पेंशन प्राप्त होती है और वो भी पारिवारिक आय ही है। कृषि से प्राप्त आय। आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती फसल के पक जाने पर किसान उस फसल को बेचकर धन प्राप्त करता है और ये भी उसकी आय का ही एक हिस्सा है। पशुपालन से आय। हमारा देश जिस प्रकार कृषि पर निर्भर है उसी प्रकार अधिकांश जनसंख्या यहाँ की पशुपालन भी करती है। पशु भी कई प्रकार की कई किस्मों के पशु पाले जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, मछली, भेड़। अब सबका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग चीज़ें उनकी बेची जाती हैं। गाय भैंस का दूध बेचा जाता है, मछली को मांस के लिए भी यूज किया जाता है, मुर्गी को अंडे के लिए और मांस के लिए बेचा जाता है और इस प्रकार जो धन प्राप्त होता है वो उस व्यक्ति की पारिवारिक आय होती है। उपहारों से प्राप्त आय। आप जानते हैं कि हमारा देश संस्कृतियों से भरा हुआ है। यहाँ संस्कारों, रीति रिवाजों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। हमारे यहाँ रीति रिवाज, त्यौहार, अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। इसमें लोग
ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। शादी विवाह के अवसरों पर, जन्मदिन के अवसरों पर जो उपहार प्राप्त होते हैं वो भी आय के ही अंतर्गत आते हैं। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि शादी विवाह में धन ही दिया जाए या बर्थडे पर धन ही दिया जाए। बच्चों को बर्थडे पर खिलौने दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, साइकिल वगैरह दे दी जाती है, तो वो भी पारिवारिक आय का ही एक हिस्सा मानी जाएगी। और शादी के अवसर पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसे धन ही दिया जाए, जो नवयुगल है उसको धन ही दिया जाए, कुछ उपहार के स्वरूप कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो भी पारिवारिक आय का ही एक अंश है। और घरेलू उद्योग धंधे, यानी महिलाएं बुनाई करके, सिलाई करके, अचार बना के, इस प्रकार के छोटे मोटे उद्योग करके भी जो धन प्राप्त करती हैं वो भी पारिवारिक आय के अंतर्गत ही आता है। पारिवारिक व्यय बच्चों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन हम व्यय करते हैं, जो धन हम खर्च करते हैं, वो पारिवारिक व्यय कहलाता है। अब पारिवारिक व्यय के अंतर्गत खाने से लेकर खाना पीना, चिकित्सा, अन्य खर्च, बच्चों की फीस, चिकित्सा, अन्य जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी खर्च हम करते हैं, यातायात के साधनों संबंधी व्यय, वो सारे व्यय पारिवारिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। अब पारिवारिक व्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिवारिक व्यय बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित व्यय। दूसरा, अनिश्चित व्यय। तीसरा, आकस्मिक व्यय। और चौथा, तीसरा आकस्मिक व्यय। अब बच्चों, निश्चित व्यय। निश्चित व्यय वह व्यय है जो हमें हर महीने करने होते हैं और हमें पता होता है कि जैसे जो हमें पता होता है, पूर्व निश्चित होते हैं कि हमें वो करना ही है। बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, मकान का किराया, वो सारी चीज़ें निश्चित व्यय में आती हैं। अनिश्चित व्यय, इसमें वस्त्रों का खर्च, भोजन का खर्च, ये निश्चित नहीं होता। आप कभी महंगे कपड़े ले लेते हैं और कभी सस्ते। भोजन पे भी निश्चित नहीं हो सकता है, जैसी आय होती है वैसा ही हम भोजन भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये भी निश्चित नहीं कर सकते कि हमारा भोजन कितने का है या फिर हमारा वस्त्र कैसा है। कहने का मतलब ये कि हम भोजन पर भी अनिश्चित खर्च कर सकते हैं और भोजन पर भी हम और अच्छा भोजन कर सकते हैं। तो ये अनिश्चित पारिवारिक व्यय होता है। आकस्मिक व्यय, ऐसा व्यय जो अचानक आ जाता है, अचानक ऐसा व्यय आ जाता है तो वो आकस्मिक व्यय के अंतर्गत आता है। आकस्मिक व्यय के अंतर्गत किसी की अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके अंतर्गत आने वाला व्यय आकस्मिक व्यय कहलाता है। और बच्चों, ये व्यय हम अपनी आय के अंतर्गत ही पूरा करते हैं, इसलिए हमें ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए कि हमें आकस्मिक व्यय करना पड़े। और यदि करना भी पड़े तो हमें हमारे आय से हमें इतना धन बचा कर रखना चाहिए कि आकस्मिक आने वाले व्यय को हम अच्छी तरह से पूरा कर सकें।
अब व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, व्यय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी हमारा व्यय हमने जितना सोच के रखा है उससे ज़्यादा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, या जितना हमने सोच के रखा है उतने में नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसको व्यय को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। पहला कारण है परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी यदि छोटा परिवार है तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ कितना धन खर्च करना है और लगभग हम उतने में ही हम अपना काम चला लेते हैं। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, उसमें बच्चे या बुजुर्गों की संख्या है, तो हमें खर्च अधिक करना होगा और उस अवस्था में हम निश्चित नहीं हो पाते या हमारी जितना हमें व्यय करना चाहिए हमें उससे अधिक भी करना पड़ जाता है। और पारिवारिक आय, यानी यदि आपका वेतन है, परिवार का वेतन भोगी हैं तो आय निश्चित होती है, लेकिन यदि व्यवसाय है तो वो निश्चित नहीं होता, क्यों, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उस प्रकार यदि परिवार की आय ही निश्चित नहीं है तो आपका व्यय निश्चित नहीं हो पाता है, तो ये भी व्यय को प्रभावित करते हैं। परिवार का स्वरूप, यानी परिवार बड़ा है तो अधिक व्यय होगा और परिवार छोटा है तो कम व्यय में काम चल जाएगा। परिवार का सामाजिक स्तर, यानी आप किस श्रेणी में गिने जाते हैं, परिवार समाज में आपका क्या स्थान है, आपको लोग कैसा देखते हैं, कैसा आपको समझा जाता है। उच्च श्रेणी के लोगों से लोग ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, कोई ऐसा अवसर आता है जहाँ पर हमें दान देना हो या कुछ ऐसा खर्च करना हो, तो हम जैसा हमारा सामाजिक स्तर होगा हमें उस हिसाब से खर्च करना होगा। तो ये भी हमारी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है कि हमारा समाज में क्या स्थान है, हमारा स्तर कैसा है, निवास स्थान, हम कैसे जगह पर रहते हैं, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पारिवारिक व्यय कैसा हो। देखिए गांव में रहने वाले लोग बहुत ही साधारण तरीके से भी रह सकते हैं, लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो आपका पहनावा, आपका जो दिखावा होगा, दिखावे पे अधिक खर्च होता है, तो वो भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है कि आप किस स्थान पर रहते हैं। सामाजिक प्रथाएं, देखिए हमारे समाज में विवाह और अन्य प्रकार के रीति रिवाजों को बहुत माना जाता है। अन्य प्रकार के धार्मिक त्यौहार आते हैं जिनमें हम धन अधिक खर्च करते हैं और इस पर भी होने वाला व्यय निश्चित नहीं होता, जो कि हमारे जो व्यय है, पारिवारिक व्यय, उसको प्रभावित करता है। मितव्ययता, बचत क्या होती है, यानी बचत भी अत्यधिक आवश्यक है। आय और व्यय को संतुलित करने के लिए बचत अत्यधिक आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को मितव्ययी होना चाहिए, अनावश्यक चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए, अनावश्यक खर्चों को छोड़ देना चाहिए, उनको आवश्यक चीज़ों पर ही खर्च करना चाहिए, जिससे कि जो आय व्यय का संतुलन है वो बना रहे, परिवार की आर्थिक स्थिति न बिगड़ने पाए और हमें ऋण लेने की अवस्था में न जाना पड़े। आवश्यकताओं का ज्ञान, यानी हमें अगर यदि ये पता होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं तो हम अनावश्यक खर्चों से बचे रहेंगे। यानी हमें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम आय व्यय में संतुलन स्थापित करके बचत भी कर सकते हैं। वस्तुओं के गुणों का ज्ञान, यानी आप यदि कोई चीज़ खरीदने गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अच्छी चीज़ें कौन सी हैं और जिनका गुण आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसी ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अनावश्यक बाज़ार जाते ही आपको सामान खरीद के नहीं ले आना है, चीज़ों के गुणों के बारे में आपको पता होना चाहिए खरीदने के पहले। यानी आपका व्यय इस पर भी निर्भर करता है कि आपको चीज़ों की कितनी परख है। क्रय के उचित स्थान का चुनाव, यानी कौन सी, ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, तो कौन सी वस्तु कहाँ पर अच्छी मिलती है, किस दुकान पर अच्छी मिलती है, किस बाज़ार में अच्छी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने आय का उचित उपयोग कर पाएंगे। पारिवारिक बचत क्या होती है? बच्चों, हम अपनी आय को अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद जो धन बचाते हैं, यानी जो धन बचता है हमारी आय में से,
वही पारिवारिक बचत कहलाती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो धन बचता है वही बचत कहलाती है। बचत अति आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था को, गृह अर्थव्यवस्था को ऊंचा बनाने के लिए गृहिणी को बचत का प्रावधान अवश्य रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को मितव्ययी होना चाहिए, जिससे कि धन की बचत हो और आने वाले भविष्य में बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है और इसके लिए धन का बचाना अत्यंत आवश्यक है। पारिवारिक बचत से लाभ, यानी हम बचत जब करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, यानी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमारे पास अगर पैसे रहेंगे तो हम भविष्य की चीज़ों के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, या बच्चों को किस विद्यालय में पढ़ाना है, आगे की शिक्षा हमें कहाँ दिलानी है। हम अपने बचत के हिसाब से ही, उसके अनुसार ही हम अपनी कल्पना कर सकते हैं। शारीरिक असमर्थता, यानी यदि घर के लोगों का स्वास्थ्य सही है तो तब तो ठीक है। यदि कोई अस्वस्थ है, हम तभी चिकित्सा करा सकते हैं, तभी हम उसका इलाज करा सकते हैं जब हमारे पास पैसे होंगे। तो धन की बचत अत्यंत आवश्यक है ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। मुखिया की मृत्यु, यानी यदि घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो यदि आपके पास धन है तो आप उससे लड़ने को तत्पर रहेंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो सबसे पहले आप पैसे का इंतजाम करेंगे, किसी से ऋण लेंगे, तब आप उससे लड़ने की सोचेंगे। तो धन से आपको नहीं कम होना है, धन आपके पास पर्याप्त होना चाहिए भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए। वृद्धावस्था में उपयोगी, यानी जब आप कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तब जब आप बैठे रहेंगे, आप कोई कठिन परिश्रम नहीं कर सकते, आपकी आय बंद हो जाएगी, तब आपके पास वो बचत का धन अत्यंत उपयोगी होगा। बचत के प्रकार, बचत 2 प्रकार की होती है। अब इतना ही, अब आपको बचत के बारे में मैं कल बताऊंगी बचत कौन सी 2 प्रकार की होती है। बच्चों, इतना आप कल पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।